लाइवलीहुड पैटर्न ऑफ द स्टेट। लाइवलीहुड मतलब होता है पैसा कमाना, अर्निंग कैसा है आपको। एग्रीकल्चर मतलब खेती करना, क्रॉप रोटेशन, सिस्टमेटिकली ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड ओवर ईयर्स। पहले एक क्रॉप गो दी, फिर उसके बाद दूसरी वैरायटी आपने सो कर दी, सेम क्रॉप ही एक लैंड पे मत सो करो। तो ये सारा तो आप साइंस में भी पढ़ चुके हो। अब हम लेसन पे आते हैं। ओके, ये कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। यहाँ पे कौन सा लाइवलीहुड है, खेती कर रहा है, एग्रीकल्चर। अब व्हाट आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस दिस लाइवलीहुड, ये हम आगे लेसन में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स। एग्रीकल्चर है एक प्रैक्टिस जिसमें हम प्लांट्स उगाते हैं, एनिमल्स को पालते हैं और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं फूड को प्रोड्यूस करने के लिए, खाने के लिए, फाइबर के लिए। जैसे कॉटन की खेती करता है किसान तो कॉटन से धागा बनता है, और दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम ह्यूमन कंजम्पशन एंड यूज़। यानी यहाँ पे वो चीज़ें होती हैं जो खेती से रिलेटेड है और हम ह्यूमन इन्हें यूज़ करते हैं। इट कंपासेज अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी। अब इनमें क्या क्या हो जाता है, क्रॉप कल्टिवेशन खेती करना, लाइफ स्टॉक रियरिंग। अब जो किसान है वो साथ में काओ, बुल, जानवरों को भी पालता है ना, बकरी दूध। एक्वाकल्चर, फिश को पालना। देखो अब क्या होता है, ये कैसे होता है, प्लांट ये फार्मर कैसे करता है। अब आपको पता है साइंस में आपने क्रॉप प्रोडक्शन में पढ़ा है ट्रांसप्लांटेशन। उसमें जो पैडी है, राइस की जो क्रॉप है, वो पौधों को एक जगह से जब वो जर्मिनेट हो जाते हैं तो दूसरी जगह स्टैंडिंग वाटर में जहाँ पानी होता है वहाँ पे उनको दोबारा से बोना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है। यानी वहाँ क्या है, वहाँ पानी ही पानी है। उसी पैडी वाले पानी में किसान जो है फिशेस को भी साथ में फिशेस का भी प्रोडक्शन कर लेता है, पाल लेता है फिशेस को। फॉरेस्ट्री एंड मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर इज एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग। अब एग्रीकल्चर ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का खाना कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर, खेती से। और एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अब काम धंधा है, अर्निंग है, तो ऑब्वियस ही बात है वो करने के बाद पैसा तो आएगा ही। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लोगों को काम मिलता है, और ओवरवेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। अगर सब कोई भी खेती ना करे, एग्रीकल्चर का कोई भी एम्प्लॉयमेंट ना हो तो क्या होगा, भूखे मरेंगे। तो इतना इम्पॉर्टेंट है ये। इट इन्वॉल्व्स वेरियस प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक। अब एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है, पौधों को प्लांट करना, हार्वेस्ट काटना, इरिगेशन पानी देना, फर्टिलाइजेशन देना, पेस्ट कंट्रोल, केमिकल्स का स्प्रे करना ताकि कोई बीमारी ना हो पौधों को, ब्रीडिंग और एनिमल हस्बेंड्री। ब्रीडिंग और एनिमल हस्बेंड्री है पशुओं को पालना और फिर उनका आगे, ब्रीडिंग मतलब आगे बच्चे। फ्रॉम द एंशेंट टाइम्स, पुराने ज़माने से एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टिस बाय ह्यूमन बींग, शुरू से ही करते आ रहे हैं इंसान। द टर्म एग्रीकल्चर हैज़ इट्स ओरिजिन इन लैटिन वर्ड्स। कहाँ से आया है एग्रीकल्चर टर्म, लैटिन वर्ड से आया है एगर। एगर मीन्स फील्ड और कल्चरा मीन्स कल्चर टू और कल्टिवेट। यानी यहाँ पे ज़मीन आ गई और यहाँ पे खेती करना, पौधे वो करना। इंडिया इज़ प्राइमरी एंड अग्रेरियन कंट्री विथ 60% ऑफ इस पॉपुलेशन डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर। अब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ की 60% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चरल कंट्री है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों को किससे काम मिला हुआ है, एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर जो है वो बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की। इंडिया प्रोड्यूसेस ऑल मेजर क्रॉप्स टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। इंडिया सारी फूड क्रॉप्स होती हैं इंडिया में, खाने के लिए चाहिए, पशुओं के चारे के लिए चाहिए, कपड़े बनाने के लिए चाहिए, फ्यूल। लोग अभी भी ट्राइबल सोसाइटी में जंगलों से लकड़ी लेके घर में चूल्हे जलाते हैं, वो पुराने ज़माने के। इनपुट फॉर इट्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को क्या इनपुट चाहिए वो भी मिलता है यहाँ से। इंडिया इज़ प्रेजेंटली वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस व्हीट शुगर। इंडिया फर्स्ट नंबर पे है दालें, राइस और शुगर के प्रोडक्शन में, फर्स्ट नंबर पे है। एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ इवॉल्व ओवर 1000 ऑफ ईयर। हज़ारों सालों से हम इंडिया में खेती कर रहे हैं। वी फाइंड एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द वैदिक एरा। हमारे वैदिक एरा में भी इसके सबूत हैं। एंड इवन ड्यूरिंग द हड़प्पा और हड़प्पा कल्चर में भी। द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर कैन बी ट्रेस बैक 1000 ऑफ ईयर। अगर हम कहें कि एग्रीकल्चर कैसे आया, कम इन टू प्रैक्टिस, तो वो हम 1000 ईयर बैक में जाके देख सकते हैं। इट हैज़ अंडरगोन सिग्निफिकेंट चेंजेस थ्रू आउट इट हिस्ट्री। अब शुरू से जब सबसे ये हुआ उसके बाद से इसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। हेयर आर सम की माइलस्टोन एंड डेवलपमेंट। अब उन्हीं चेंजेस की हम बात करेंगे।
अब देखिए कैसे पूरा हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन इस पीरियड में थी। अब यहाँ पे खेती कैसी, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन, यानी जब शहर बने लोगों ने सोसाइटी में रहना शुरू किया तो इनका एडवांस एग्रीकल्चर सिस्टम था। वो क्या करते थे, खेतों को पानी देते थे और वीट, बार्ले, राइस और कॉटन को उगाते थे। एंशंट और मेडिवियल पीरियड पे आओ, ये शुरू किया जब हमने पढ़ा कि इंसान ने जंगलों को छोड़ के नदियों के किनारे रहना शुरू किया तब की। उसके बाद ये वाला पीरियड आया। इस टाइम में ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड डिनोमिनेटेड विद द प्रैक्टिस ऑफ प्लोइंग। अब जैसे एक किसान है ना जिसके पास कोई भी साइंटिफिक तरीका नहीं है, मशीन नहीं है, तो वो जिस पुराने ज़माने के तरीके करता है अपने जो उसके घर में है उसको ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड कहते हैं। तो वही अब वो क्या करता है, खेत को उसने हल से प्लो करना, हल चलाना, क्रॉप रोटेशन भी करता था वो। पहले एक फसल बोली, जैसे पहले वीट बोल दिया, बाद में पल्सेस बोलिए, ऐसे कर लिया। एंड यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर, ऑर्गेनिक मैन्यूर का यूज़ करता था, गाय का गोबर इज़ ऑर्गेनिक मैन्यूर। मेडिवल पीरियड विटनेस द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स। अब देखो मेडिवल पीरियड में शुगर कैन, मैंगो और दूसरे स्पाइसेस भी उगने लगे और इनका व्यापार होता था ट्रेड रूट्स, थ्रू ट्रेड रूट्स, व्यापार के थ्रू। अब है मुगल एरा। मुगल एरा में क्या था, मुगल एरा रूलर्स जो थे उन्होंने क्या क्या नया उगाया, मेज़, पटैटो, टमाटो इंडिया में लेके आए। दे ऑल्सो डेवलप्ड गार्डन एंड ऑर्चर्ड्स, ऑर्चर्ड्स होता है फ्रूट्स के बाग, ठीक है। एम्फसाइजिंग हॉर्टिकल्चर, मतलब ये कि फ्रूट्स की और फलों की खेती करना, फ्रूट्स फलों की खेती करना, और ठीक है, और फ्लावर्स भी आ जाते हैं इसमें। एक बार चेक करना फ्रूट्स की खेती है या फ्लावर्स की है या दोनों की है, हॉर्टिकल्चर दोनों की है, फ्लावर्स की भी और फ्रूट्स की भी है इकट्ठ। अब कॉलोनियल एरा, जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए उन्होंने क्या किया, उनका तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा हमारे एग्रीकल्चर पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया और लार्ज स्केल कमर्शियल क्रॉप मतलब होता है जो किसान यूज़ नहीं करता घर में बेचने के लिए। इंडिगो, टी और जूट जो थी उनको किसानों को कहा कि ये वाली आप क्रॉप्स ज़्यादा उगाओ ताकि वो उसका एक्सपोर्ट बाहर उसको बेच सके। और ये पीरियड जो था इसमें सूखा भी पड़ा और इंडियन फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन भी हुआ, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ। अब फिर जब इंडियन गवर्नमेंट आ गई, हमें आज़ादी मिल गई, तो हमारा एक एरा आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। इस ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या आता है, एग्रीकल्चर बढ़ गया, खासकर वीट और राइस का बहुत ज़्यादा गुना एग्रीकल्चर मतलब उसकी जो पैदावार थी, यील्ड जो थी वो बढ़ गई और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। कैसे बढ़ी, हमने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज़ किए, मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स यूज़ की, और यहाँ पे है एग्रोकेमिकल मीन्स पेस्टिसाइड्स, ठीक है, जो केमिकल्स हैं वो यूज़ किए, और इससे बहुत ज़्यादा फूड प्रोडक्शन बढ़ गया राइस और वीट का। अब है पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड। अब ग्रीन रेवोल्यूशन चला गया, उसके बाद का फॉलोइंग द ग्रीन रेवोल्यूशन देयर वाज अ फोकस ऑन, अब जब हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन इसके बाद फोकस क्या रहा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब अलग अलग वैरायटी क्रॉप्स की उगाओ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और एग्रीकल्चर रिसर्च और डेवलपमेंट। पूना में है इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर रिसर्च और डेवलपमेंट का, मतलब इनमें एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। क्या करते हैं वो एक्सपेरिमेंट, मेड टू इम्प्रूव इरिगेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब खेतों को, हमारा जो इंडिया में है वो मानसून पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है एग्रीकल्चर, तो उसको कम करो और किसानों को एग्रीकल्चर इरिगेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराओ एग्रीकल्चर में। डेवलप हाइब्रिड सीड आपने पढ़ा है, हाइब्रिडाइजेशन के क्रॉप प्रोडक्शन में है 8th के दो प्लांट्स की वैरायटी को क्रॉस करके एक ऐसी वैरायटी बना लो जिसमें दोनों के गुण हो, यानी जो हमें डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स चाहिए ना वो वाले सारे प्लांट उठा के हम एक नया प्लांट ऐसा डेवलप कर सकते हैं जिसमें वो सारे करेक्टरिस्टिक्स हो। ये साइंटिफिक मेथड है। और प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस, अब सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस को हम आगे ज़्यादा बढ़ावा दें। अब एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, यानी क्या क्या हुआ है, इनमें क्या लॉज आए जिससे खेती को बढ़ावा मिले। रिसेंट ईयर में इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स दिए हैं, मॉडर्नाइज और लिबरलाइज द एग्रीकल्चर सेक्टर। मॉडर्नाइज मतलब साइंटिफिक मेथड यूज़ हो, ट्रेडिशनल पुराने वाले मेथड वो छोड़ दें, और लिबरलाइज मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को भी छूट मिल जाए। जैसे दीज रिफॉर्म्स एम टू प्रोवाइड, क्या था इनका, कि ज़्यादा मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ मिले किसान को। एक जगह उसका एक मंडी में अगर उसकी चीज़ नहीं बिकती तो उसके पास दूसरी मंडी में जाने का ऑप्शन हो, मतलब उसे ये खतरा ना हो कि मैं आज बो रहा हूँ कल को मेरा सामान बिकेगा नहीं।
इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, वही जैसे इरीगेशनल फैसिलिटीज़ हो गई, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हो गई, एंड प्रमोट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मतलब प्राइवेट लोग जो होते हैं ना, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जैसे स्कूल के में हैं प्राइवेट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स में हैं, ऐसे एग्रीकल्चर में भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ थोड़ा जो किसान है उनको पैसा दे सकती हैं, और वो किसान जो पहले ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसा उठाता है अपनी खेती करने के लिए, तो उसको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। इंडियन एग्रीकल्चर फेसिस वेरियस चेंजेस एज फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स अक्कर व्हेन अ लार्ज होल्ड लाइज एंड लैंड इज स्प्लिट इनटू सक्सेसर। अब इसका क्या मतलब है फ्रेगमेंट लैंड होल्डिंग्स? मतलब आप ये देखो कि हमारे में ना ये सबसे बड़ी कमी है। क्या है कि आपके पास एक लैंड का टुकड़ा है, मान लो वो बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, तो जो किसान है वो तो उस पर अच्छे से खेती कर लेगा, उस बड़े लैंड के टुकड़े से उसको अच्छी खासी इनकम मिलेगी। लेकिन मान लो उसके आगे 5 बच्चे हैं, 5 लड़के हैं, उसके मरने के बाद वो सारी प्रॉपर्टी 5 लड़कों में डिवाइड हो जाएगी। अब हर लड़के के पास कितना आएगा? लैंड का पीस वही कम हो गया ना, तो वो खेती पे भी असर डालेगा। वाटर का, पानी की कमी है, अभी मैंने कहा इंडिया में अभी भी बहुत जगह मॉनसून पे डिपेंडेंट है किसान इरिगेशन के लिए। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, ये भी नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि मान लो अभी आज फसल पकी हुई है, उसे हार्वेस्ट करना है, काटना है, बारिश हो गई तो वो जो आपकी क्रॉप है जो पूरी तरह से बन चुकी है वो ख़राब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। एंड नीड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिस, तो कहता है ऐसे सस्टेनेबल प्रैक्टिस की हमें ज़रूरत है, ठीक है। सस्टेनेबल प्रैक्टिस मतलब इस तरह से खेती करो कि आपकी भी सही हो और आगे आने वाली जनरेशन को भी मिले। इसका एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे जो ज़्यादा यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स वगैरह, उससे मिट्टी की पीएच वैल्यू चेंज हो जाती है और क्रॉप्स जो हैं आगे ढंग से नहीं उग पाती, इनफर्टाइल मिट्टी हो जाती है। तो ज़्यादा केमिकल्स यूज़ नहीं करने चाहिए। इफेक्ट्स आर बीइंग टू प्रमोट, क्या इसलिए कह रहा है, क्या कहा गया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करो, मतलब नेचर में जो बायोलॉजिकल मेथड है उनको यूज़ करो, फैक्ट्रीज़ केमिकल मेथड यूज़ मत करो, टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, किसानों की वेलफेयर स्कीम। अब जो बेचारा छोटा किसान है जिसकी फसल बर्बाद हो गई, उसकी तो पूरे साल की इनकम मारी गई, तो ऐसा स्कीम्स लाओ जिससे किसान को फ़ायदा हो। एंड द इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर विद एलाइड सेक्टर, कहता है किसान खेती ना करे उसके साथ साथ वो ये भी करेंगे, मैंने बता दिया, पशुओं को पालना, जो फिशेस को भी पाल सकते हैं, हनी का भी कर सकते हैं, हनी प्रोडक्शन अच्छा है, किसान के करते हैं साथ साथ हनी का प्रोडक्शन। और एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब जंगल, पेड़ और एग्रीकल्चर, ऐसे टू इंश्योर द लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन। ये सब करने से इसमें ग्रोथ भी होगी और इंडियन एग्रीकल्चर बना भी रहेगा। नहीं तो होता क्या है, जब किसान को अच्छा नहीं मिलता तो बहुत सारे जो किसान हैं वो अपना गांव छोड़ के शहरों में काम की तलाश में आ जाते हैं और वहाँ कोई भी खेती नहीं करता, मीन्स वो ये फार्मिंग ऑक्यूपेशन को गिव अप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं।